नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है कृष्णन श्रीनिवासन के द्वारा। क्या कंटेस्ट है? सरकार ने इस साल 26 जनवरी के मौके पर आयोजित होने वाली परेड में हिस्सा लेने के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया है ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को। और सरकार के इस फैसले ने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है, क्योंकि देखो बोल्सोनारो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर है। वो होमोसेक्सुअल से नफरत करते हैं। इसके अलावा रिलीजन के मामले में उनके जो व्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं। वो इस बात का भी समर्थन करते हैं कि हर एक पर्सन को अपना डिफेंस करने के लिए गन रखने का अधिकार होना चाहिए। ब्राज़ील के राष्ट्रपति के तौर पर उनका जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल में ब्राज़ील यूएसए के बहुत ज़्यादा करीब चला गया है। और इसके पीछे एक रीज़न है बोल्सोनारो का यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ करना। तो अब यूएसए और ब्राज़ील के रिलेशंस इस प्रकार से हो गए हैं। ब्राज़ील को यूएसए ने मेजर नॉन नाटो एलाई डेजिनेट किया है। जापान, इजराइल, साउथ कोरिया, ये जो देश हैं ये यूएसए के मेजर नॉन नाटो एलाई हैं। और अभी इसी श्रेणी में शामिल हो गया है ब्राज़ील। देखो, जेरूसलम अभी डिस्प्यूटेड सिटी है, लेकिन पिछले साल यूएसए ने क्या किया था, अपनी एम्बेसी को तेल अवीव से शिफ्ट कर दिया था जेरूसलम में। तो ऐसा करके एक प्रकार से यूएसए ने मान लिया था जेरूसलम जो है वो डिस्प्यूटेड नहीं है, वो इजराइल की सिटी है। इजराइल का हक है जेरूसलम के ऊपर। जब यूएसए ने ऐसा किया तो ब्राज़ील ने भी ऐसा ही कर लिया। ब्राज़ील ने भी यूएसए के नक्शो कदम पर चलते हुए अपनी एम्बेसी को इजराइल में तेल अवीव से शिफ्ट करके कर दिया जेरूसलम में। इसके अलावा और कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज की बात करें, ब्राज़ील में जो अमेजोन डेल्टा है वहाँ पर रेगुलेशन को और रूल्स की इन्फोर्समेंट को काफ़ी ज़्यादा लिबरल बना दिया गया बोल्सोनारो के द्वारा। और इसका रिजल्ट ये निकला, इंडिजिनस लोगों का जो लैंड था, इंडिजिनस लोग कौन होते हैं? देखो, वो लोग जो शुरुआत से ही उस जगह पर रहते आए हैं उन लोगों को कहा जाता है इंडिजिनस लोग। जैसे बहुत सारी ट्राइब्स होती हैं जिनका यूनिक कल्चर होता है, वो बहुत सालों से उसी एरिया में रहती आई हैं, फॉरेस्ट का इस्तेमाल करती आई हैं अपने जीवन यापन के लिए। ऐसे लोगों को इंडिजिनस लोग कह दिया जाता है। तो अमेजोन डेल्टा में रेगुलेशन को जो लिबरल किया गया, इससे इंडिजिनस लोगों का लैंड इस्तेमाल किया जाने लगा एग्री बिजनेस, माइनिंग, कैटल रेंचिंग, इन सब पर्पजेस के लिए। इसके बाद आर्टिकल में यह भी बोला जाता है क्लाइमेट चेंज के इशू पर बोल्सोनारो के जो विचार हैं वो अच्छे नहीं हैं। उन्होंने लियोनार्डो डी कैप्रियो और ग्रेटा थनबर्ग, ये जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, इनको क्रिटिसाइज किया। इसके अलावा इंडिजिनस लोगों की तुलना की चिड़ियाघर में जो एनिमल्स रहते हैं उन लोगों से। इनके कार्यकाल में ब्राज़ील में ब्लैक और इंडिजिनस लोगों की जो हत्याएं हैं काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। और डोमेस्टिक रेटिंग भी इनकी काफ़ी कम है, मतलब काफ़ी अनपॉपुलर हैं बोल्सोनारो ब्राज़ील के अंदर भी। इसी वजह से बहुत से एक्सपर्ट्स को हैरानी हुई है कि 26 जनवरी के मौके पर हम आमतौर पर बड़े बड़े लीडर्स को इनवाइट करते हैं, तो क्या ब्राज़ील के राष्ट्रपति को बुलाना सही है या फिर नहीं है? तो इसके बाद आंसर दिया जाता है कि आखिरकार सरकार ने क्या सोचा, क्या सोचकर सरकार ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति को बुलाया। देखो, ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है मल्टीपोलैरिटी को प्रमोट करने के लिए। मल्टीपोलैरिटी का सिंपल मतलब देखो ये है, वर्ल्ड में पावर का कोई एक पोल ना हो, काफ़ी सारे पोल्स हों। जैसे देखो, अगर यूएसए के पास बहुत ज़्यादा पावर है एज कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज, एकमात्र यूएसए सुपर पावर है पूरे वर्ल्ड में, तो मतलब वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर है, वर्ल्ड का एकमात्र पोल है यूएसए। लेकिन अगर यूएसए, चाइना, इंडिया, रशिया, जापान, इन सब देशों के पास यूं तो नहीं कह सकते इक्वल पावर्स हों, लेकिन पावर्स के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, तो ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर को हम कह सकते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। मतलब पावर के काफ़ी सारे पोल्स हैं। तो
इंडिया हमेशा से यही चाहता आया है, वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलर होना चाहिए, यूनिपोलर या फिर बायपोलर नहीं होना चाहिए। जैसे जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय वर्ल्ड बायपोलर था, दो पोल थे पावर के, एक यूएसए एक यूएसएसआर। जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, यूएसए एकमात्र सुपर पावर बच गया जो अपनी मनमानी करने लगा, तो वर्ल्ड ऑर्डर बन गया यूनिपोलर। तो ब्रिक्स की हम बात कर रहे थे। ब्रिक्स में देखो 5 देश शामिल हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की जो जीडीपी है ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज की, वो पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 1/3 है। अगर साइज के हिसाब से देखें तो चाइना की जो इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है, इंडिया की 5वें नंबर पे, ब्राजील की 9th नंबर पर, रशिया की 11वें और साउथ अफ्रीका की 35वें नंबर पर। रिसेंट ग्रोथ रेट्स की अगर हम बात करें, चाइना की इकोनॉमी ने ग्रो किया 6% की रेट से, इंडिया की ग्रोथ रेट रही 4.5%, रशिया की 1.7%, ब्राजील की 1.2% और साउथ अफ्रीका की 0.1%। तो आप देख सकते हो साफ तौर पर पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी ये दोनों देश, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ये दोनों देश फिसड्डी साबित हुए हैं। देखो, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के सफल होने में काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। जैसे चाइना और रशिया के बीच रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं, तो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंटी वेस्ट बन जाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा। क्योंकि देखो, रशिया के रिश्ते अभी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अच्छे नहीं हैं। चाइना और यूएसए के बीच राइवलरी चल रही है वर्ल्ड में डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने के लिए। तो दोनों देश, चाइना और रशिया के बीच रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन के जॉइंट स्टेटमेंट्स में भी दिखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन एंटी वेस्ट बन जाती है, तो फिर ब्राजील, इंडिया, इन देशों का इस ऑर्गेनाइजेशन में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो देश हैं वो इनएक्टिव रहना स्टार्ट हो जाएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव रोल वो प्ले करे जो कि एंटी यूएसए हो या फिर एंटी वेस्ट हो। ब्राजील के साथ भी यही सिचुएशन है। दूसरे चैलेंजेस की बात करते हैं। ब्राजील अमेरिका के बहुत ज़्यादा करीब चला गया है, तो इससे रशिया और चाइना इनको परेशानी है। साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा सोशो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज़ हैं। देखो, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का जो निर्माण हुआ था वो इसी आधार पर हुआ था कि वो देश एक साथ आए जिनकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। अगर साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी ही ग्रो नहीं कर रही है, तो फिर जो शुरुआती क्वालिफिकेशन थी उस ऑर्गेनाइजेशन में आने की, वो क्वालिफिकेशन ही नलीवाई हो गई ना। आए ही इसलिए ये देश साथ थे कि इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, तो इस्टाब्लिश्ड जो फ्रेमवर्क है वर्ल्ड में गवर्नेंस का, उसके अलावा एक अल्टरनेटिव प्रेजेंट किया जाए, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इस्टाब्लिश किया जाए। बट इकोनॉमी अगर बिल्कुल जीरो चल रही है, ग्रो ही नहीं कर रही है, तो फिर साउथ अफ्रीका की पोजीशन बनती नहीं है ब्रिक्स में। नेक्स्ट चैलेंज है, इंडिया और चाइना के बीच बहुत सारे इश्यूज पर डिफरेंसेस है, खास करके ट्रेड डेफिसिट के इश्यू पर। अभी देखो, इंडिया और चाइना के बीच जो ट्रेड होता है, इंडिया की तरफ से $50 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड डेफिसिट है, और इसी से संबंधित इश्यूज के कारण इंडिया ने RCEP को ज्वाइन नहीं किया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को। तो ये हमने कुछ चैलेंजेस की बात की ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के सफल होने में। बट देखो, इन चैलेंजेस के बावजूद ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, उनको ये लगता है अगर ये देश साथ रहते हैं और ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन सफल रहती है, तो इससे ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज को फायदा होगा। फायदा क्यों होगा? क्योंकि देखो, ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज के अपने अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ हैं। इसका मतलब देखो ये है, ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो अलग अलग सेक्टर में स्ट्रॉन्ग है। जैसे रशिया एनर्जी सेक्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंडिया IT सेक्टर में स्ट्रॉन्ग है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद ये बोला जाता है ब्रिक्स का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मल है। जैसे देखो, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस का आपने देखा होगा प्रॉपर हेडक्वार्टर होता है, सेक्रेटरीट होता है, लेकिन ब्रिक्स का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। ब्रिक्स का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मल है, और ब्रिक्स की मेंबरशिप से ये नुकसान नहीं होता कि आप किसी बाइंडिंग अलायंस को ज्वाइन कर रहे हो। और चूंकि ब्रिक्स का स्ट्रक्चर इनफॉर्मल है, तो आपको मौका मिलता है, आपके पास एडवांटेज है, आप वर्ल्ड के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नॉन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हो, उनके साथ अच्छा रिलेशंस इस्टेब्लिश करने का आपको मौका मिलता है। जैसे चाइना, रशिया, इंडिया, ये नॉन वेस्टर्न इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज हैं,
इनके साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो इस ग्रुप की सहायता से। तो कहने का मतलब ये है, काफ़ी सारे चैलेंजेस के बावजूद ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज ये चाहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन सफल रहे। पिछला जो ब्रिक्स का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था वो कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। और इस समिट में बताया गया कि पिछले 1 साल में ब्राज़ील की चेयरमैनशिप में ब्रिक्स ने 30 स्टेटमेंट्स और कम्युनिक्स जारी किए 2 समिट मीटिंग्स में, 16 मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स में, और टोटल ब्रिक्स की 116 गैदरिंग्स हुई। अब जो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है वो रशिया के पास है। रशिया की चेयरमैनशिप में ब्रिक्स की टोटल गैदरिंग हो सकती है 150। टोटल गैदरिंग में देखो हर प्रकार की गैदरिंग आती है, जैसे मिनिस्ट्रियल लेवल पे गैदरिंग होती है या फिर रिप्रेजेंटेटिव लेवल पर गैदरिंग होती है। समिट तो आपको भी पता है 1 साल में एक ही ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो मिलते हैं। इंडिया देखो लीड कर रहा है डिजिटल हेल्थ में, डिजिटल फोरेंसिक्स, फिल्म टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल मेडिसिन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, इंटर्नशिप एंड फेलोशिप। इन एरियाज में इंडिया जो है वो स्ट्रोंग है। लास्ट में ब्रिक्स के कुछ स्ट्रोंग एरियाज के बारे में बात की जाती है जहां पर अच्छा काम किया गया है ब्रिक्स ने। जैसे देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स की एक अचीवमेंट है और सभी मेंबर कंट्रीज ने इक्वल कंट्रीब्यूट किया है इस बैंक में। अभी तक 40 प्रोजेक्ट्स को $12 बिलियन की लागत से फाइनेंस किया जा चुका है इस बैंक के द्वारा। ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं वो अब एक जॉइंट पेमेंट मैकेनिज्म भी डेवलप कर रही हैं ताकि फॉरेन ट्रेड सेटलमेंट्स अभी यूएस के डॉलर में होती हैं वो यूएस के डॉलर के अलावा दूसरे पेमेंट मैकेनिज्म से भी हो सकें। क्योंकि देखो डॉलर में पेमेंट होती है तो आप यूएसए के ऊपर डिपेंड करते हो, बाद में यूएसए सैंक्शंस लगा सकता है किसी भी इशू पर। जैसे ईरान के ऊपर लगा रखे हैं कि ईरान की कंपनीज डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकती, अगर कोई उनके साथ ट्रेड करेगा तो आपके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। तो डॉलर में ट्रेड होता है, यूएसए इस चीज़ का मिसयूज भी करता है। तो ये सारी बातें बोलकर ब्रिक्स के बारे में राइटर ये बोलना चाहते हैं, सरकार को ये लगा कि ब्राज़ील जो है वो ब्रिक्स का मेंबर कंट्री है, तो ये एक फैक्टर रहा जिसके बेस पे ब्राज़ील के राष्ट्रपति को सरकार ने 26 जनवरी के समारोह में इनवाइट किया चीफ गेस्ट के तौर पर। अब दूसरे फैक्टर्स की बात करते हैं। दूसरा फैक्टर है ब्राज़ील बेसिक का भी मेंबर है। बेसिक में देखो 3 देश हैं, ब्राज़ील, इंडिया और साउथ अफ्रीका। 2003 में इस ग्रुप की स्थापना हुई थी। क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में डेवलपिंग कंट्री एक साथ आए, मिलकर नेगोशिएट करें, शुरुआत में ये उद्देश्य था। अभी तो देखो ऑब्जेक्टिव जो हैं काफ़ी डाइवर्स हैं। तो बेसिक कि ये 3 मेंबर कंट्रीज पिछले साल स्पेन की कॉन्फ्रेंस में मिले थे, पिछले साल यानी पिछला महीना दिसंबर 2019 से, और इस कॉन्फ्रेंस में इन तीनों देशों ने पेरिस एग्रीमेंट का समर्थन किया था। तो ये दूसरा फैक्टर है कि जिसके बेस पे शायद सरकार ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति को इन्वाइट किया। इसके अलावा और फैक्टर्स, चूंकि देखो ब्राज़ील के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को भी अच्छा लगता है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति को बुलाकर एक प्रकार से ट्रंप को भी खुश करने की कोशिश की है सरकार ने। नेक्स्ट फैक्टर, सरकार को यह लगता है ब्राज़ील इन्वेस्ट कर सकता है इंडिया के बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे स्पेस एंड डिफेंस, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज और बायोफ्यूल्स। नेक्स्ट फैक्टर, सरकार को यह भी लगता है कि इंडिया के सिटीजन्स ब्राज़ील जाते हैं तो वहां पर वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स को माफ़ किया जा सकता है ब्राज़ील सरकार के द्वारा, कि इंडिया के सिटीजन वहां पर जाएं तो वीज़ा ना लेना पड़े, इससे भी इंडिया को फ़ायदा होगा। तो ये सभी फैक्टर्स सरकार के दिमाग में रहे होंगे और इसीलिए सरकार ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति को बुलाया 26 जनवरी के मौके पर। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, हो सकता है सरकार बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इन फैक्टर्स पर। जैसे देखो ब्राज़ील और इंडिया के बीच अभी ट्रेड जो है वो सिर्फ $8 बिलियन है, और बहुत ज़्यादा कोशिश कर भी ली जाए तो एकदम से ब्राज़ील और इंडिया के बीच जो ट्रेड है वो नहीं बढ़ने वाला है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।